हेलो विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग बहुत बड़ी गुफा, बहुत प्रसिद्ध गुफा और बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा अजंता के विषय में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से 3-4 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से रीड करिए और लर्न करिए। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने जोगी मारा गुफा के विषय में पढ़े थे। अब हम अजंता के विषय में जानेंगे। तो अजंता के विषय में जो सबसे पहला प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि अजंता गुफा है कहाँ। तो यह गुफा भारत में है और भारत के किस भाग में है? तो यह गुफा भारत के पश्चिम भाग में है। अजंता, एलोरा, कार्ले, कन्हेरी जितनी भी गुफाएं महाराष्ट्र में है, सभी के सभी गुफाएं कहाँ हैं? तो सभी की सभी गुफाएं जो है ये भारत के पश्चिम भाग में हैं। यह गुफा भारत के पश्चिमी भाग में है। तो ये गुफा भारत के पश्चिमी भाग में है। अब इन गुफाओं की गणना कैसे करते हैं? तो इन गुफाओं की गणना पूर्व से पश्चिम की तरफ की जाती है। इसकी गणना पूर्व से पश्चिम की तरफ की जाती है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ की जाती है। अब ये गुफा किस राज्य में है? तो राज्य की बात करें तो ये गुफा महाराष्ट्र राज्य में है। राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र राज्य में है। जिला कौन सा है? औरंगाबाद जिला है। और समीप स्थान कौन सा है? फरदासपुर है। अब फरदासपुर से अजंता की दूरी कितनी है? तो फरदासपुर से अजंता की दूरी 4 किलोमीटर है। फरदासपुर से अजंता की दूरी 4 किलोमीटर है। और ये किस गांव में है? गांव तो अजंता या अजिष्ठा, यह पहले एक गांव था अजंता। अजंता या अजिष्ठा, उसी के नाम पर इस गुफा का नाम पड़ा है। अब इस गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1819 ईस्वी में इस गुफा की खोज हुई। और खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता जॉन स्मिथ हैं। जॉन स्मिथ ने इस गुफा की खोज की थी। अब खोज के लिए तो जॉन स्मिथ, लेकिन इस गुफा को देखा किसने सबसे पहले था?
तो इस गुफा को सर्वप्रथम चीनी यात्री ह्वेनसांग ने देखा था और वो जब 7वीं शताब्दी में भारत आया था और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सी यूकी में किया है। सर्वप्रथम देखा किसने था? देखने का काम चीनी यात्री ह्वेनसांग करते हैं, जबकि खोजने का काम जॉन स्मिथ करते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक सी यूकी में किया। सी यूकी में किया। और इसकी प्रसिद्धि किसके लिए है? तो ये चित्रकला प्रसिद्धि चित्रकला मूर्तिकला और वास्तुकला, ये तीनों रूप में प्रसिद्ध है, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। लेकिन जो इसकी मुख्य प्रसिद्धि है वो चित्रकला है और चित्रकला में भित्ति चित्रकला है। मुख्य प्रसिद्धि भित्ति चित्रकला है। यहाँ पे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला तीनों के लिए ये गुफा प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से ये चित्रकला के लिए और भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे कला की त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। इसे कला की त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। अब ये गुफा किस नदी के किनारे है? यहाँ पे नदी कौन सी है? नदी बाघौरा नदी। और पर्वत कौन सा है? पर्वत श्रृंखला तो सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। और पहाड़ी कौन सी है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी है। और ये गुफा घिरी किससे है? तो ये गुफा सप्त कुंडों से घिरी है। सप्त कुंडों से घिरी है। और यहाँ पर किस वृक्ष की अधिकता है? वृक्ष की अधिकता तो हरि श्रृंगार के वृक्षों की अधिक्षा। हरि श्रृंगार
हर श्रृंगार के वृक्षों की अधिकता है। और यहाँ पर इस गुफा का, पूरी गुफा का क्षेत्रफल कितना है? तो 600 वर्ग गज है। 600 गज इसका, इस गुफा का पूरा क्षेत्रफल है। और इसका आकार कैसा है? जैसे जोगीमारा का आकार टोपी की तरह था, उसी तरह से इसका आकार कैसा है? आकार इसका अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार है। यहाँ पर रंग कौन सा है? तो खनिज रंग है। धरातल कौन सा है? धरातल, तो धरातल यहाँ का दीवार है, छत है और स्तंभ है, और स्तंभ है। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पे चित्रकारी हुई है? तो मुख्य रूप से दीवारों पर ही चित्रकारी हुई है। मुख्य धरातल क्या है? दीवार। मुख्य धरातल क्या है? दीवार क्या है? अब यहाँ पर धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म में अजंता गुफा के समय यहाँ पर 2 संप्रदाय थे, एक हीनयान संप्रदाय था और एक महायान संप्रदाय था। तो ये गुफा हीनयान से भी संबंधित है और महायान से भी संबंधित है। संप्रदाय कौन सा था? तो हीनयान और महायान। दोनों संप्रदायों से संबंधित थी, लेकिन मेनली किससे ज़्यादा संबंधित थी? तो महायान संप्रदाय से ज़्यादा गुफाएं हैं। महायान संप्रदाय से 26 गुफाएं हैं, जबकि हीनयान संप्रदाय से सिर्फ 6 गुफाएं हैं। और वो 6 में 8 से लेकर के 13 तक की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से हैं और सभी गुफाएं जो है वो महायान से संबंधित है। तो महायान से ज़्यादा गुफाएं मिलने के कारण ये जो है मुख्य रूप से महायान संप्रदाय से संबंधित थी। तो हीनयान से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? हीनयान से संबंधित 6 गुफाएं हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 गुफाएं हीनयान से हो गई, यानी 6 गुफाएं। और महायान से 24। तो ज़्यादा ये किससे हैं कि कौन सा संप्रदाय है? तो महायान संप्रदाय है। तो ये गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। जिला कौन सा है? औरंगाबाद जिला है। समीप स्थान फरदासपुर है। और यहाँ पर नदी कौन सी है? तो बाघौरा नदी है। और यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी? तो 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ इसकी खोज करते हैं। लेकिन देखने का काम जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग करता है। जब वो 7वीं शताब्दी में भारत आता है तभी इन्होंने इस गुफा को देखा और इसका उल्लेख इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सी यूकी में किया। और ये गुफा प्रसिद्ध किस लिए है? तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला तीनों के लिए ये प्रसिद्ध है। लेकिन मुख्य प्रसिद्धि की बात आए तो भित्ति चित्रकला के लिए ये गुफा प्रसिद्ध है। और इस गुफा का आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार आकार है। जैसे जोगीमारा का आकार कैसा है? तो टोपी के आकार का है। वैसे अजंता का आकार कैसा है? तो ये अर्धचंद्राकार है। अब इसका धरातल कैसा था? क्योंकि धरातल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, धरातल भी परीक्षा में पूछा जाता है। धरातल क्या है? तो यहाँ का जो धरातल है वो छत है, दीवार है और स्तंभ है। तो दीवारों पे चित्र बनाए गए थे, भित्ति चित्र,
और छत पे आलेखन बनाए गए हैं। तो जो मुख्य इसका धरातल है वो क्या है, धरातल, वो क्या है, दीवार। अब ये यहाँ पे ये घिरा किससे है, तो ये सप्तकुंडों से घिरा है। किस वृक्ष की अधिकता है, तो हरि श्रृंगार के वृक्षों की अधिकता है। और यहाँ पे पर्वत श्रृंखला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी सतपुड़ा की पहाड़ी है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। अब हम इन गुफाओं के प्रकार को देखेंगे कि ये गुफाएं कितने प्रकार की हैं। तो ये गुफाएं दो प्रकार की हैं। एक हो गया हमारा चैत्य, दूसरा हो गया बिहार। तो चैत्य गुफाएं जो है वो किस उद्देश्य से बनी थी और बिहार गुफाएं किस उद्देश्य से बनी थी। तो चैत्य गुफाएं जो है ये पूजा स्थल था, जबकि बिहार गुफाएं जो हैं ये रहने के उद्देश्य से बनाई गई थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुफा है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से रीड करिएगा और लर्न करिएगा। और इसके साथ साथ एक बात और विद्यार्थियों, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट हो गई है 5 तारीख से, 5 अप्रैल से। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो, जो प्रयागराज आ सकते हैं, वो स्टूडेंट ज़रूर आइए। और वो क्लास पूजा मैम के द्वारा पढ़ाई जा रही है, बहुत बढ़िया क्लास है। वहाँ पे बहुत सी फैसिलिटी भी दी जा रही है, आपको बराबर टेस्ट भी होता रहेगा। और क्योंकि परीक्षा अब होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। जिस दिन डेट आ जाएगी उस दिन से समय ऐसा बीतेगा कि समय पकड़ने में भी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए आप सभी लोग अभी से लग जाइए और इसकी खूब अच्छे से तैयारी करिए। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या कितनी है। तो पहले गुफाओं की संख्या 29 थी, परंतु वर्तमान समय में यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या 30 है। गुफाओं की संख्या पहले 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान समय में गुफाओं की संख्या 30 है। वर्तमान में 30 गुफाएं हैं। अगर हमारे ऑप्शन में 29, 30 दोनों दे दिया जाता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम फर्स्ट प्रायोरिटी 30 को देंगे। अगर ऑप्शन में 30 नहीं है तब हम 29 पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पर गुफाओं के प्रकार को हम देखेंगे कि यहाँ पर जो गुफाएं थी वो कितने प्रकार की थी। तो गुफाएं 2 प्रकार की थी, एक चैत्य गुफा थी, दूसरी बिहार गुफा थी। चैत्य गुफा ये पूजा हेतु बनाई गई थी, जबकि बिहार गुफा जो थी ये निवास हेतु बनाई गई थी। गुफाओं के प्रकार, तो गुफाएं 2 प्रकार की थी। पहली चैत्य गुफा और दूसरी क्या थी, बिहार गुफा। चैत्य पूजा स्थल हेतु बनाई गई थी, जबकि बिहार गुफाएं निवास हेतु बनाई गई थी। ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई थी ये गुफाएं। अब चैत्य से संबंधित कितनी गुफाएं हैं, बिहार से संबंधित कितनी गुफाएं हैं। तो चैत्य से संबंधित 5 गुफाएं हैं, चैत्य से संबंधित 5 गुफाएं, जबकि बिहार से संबंधित 25 गुफाएं।
अब 5 गुफाएं कौन कौन सी थी? 9, 10, 19, 26, पहले 29 थी लेकिन अब 30। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार गुफाओं की संख्या 4 है। एनसीईआरटी के अनुसार चैत से संबंधित 4 गुफाएं हैं। 9 एनसीईआरटी के अनुसार चैत से संबंधित 4 गुफाएं हैं। 9, 10, 19 और 26, ये 4 गुफाएं हैं। अगर हमारे ऑप्शन में 4, 5 दोनों दे दिया जाता है तब हम क्या करेंगे? तब हम फर्स्ट प्रायोरिटी 4 को ही देंगे। अगर ऑप्शन में 4 नहीं है तभी हम 5 पर टिक करेंगे। तो एनसीईआरटी के अनुसार 4 गुफाएं थी, अन्य पुस्तकों में गुफाओं की संख्या 5 बताई गई है। अब यहाँ पर कितनी गुफाओं में चित्र आज भी सुरक्षित हैं, इन सबको हम जानेंगे। पहले 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में यहाँ पर 16 गुफाओं में चित्र मिलते थे। 16 गुफाओं में चित्र मिलते थे। उन्नीस 1910 ईस्वी में 10 गुफाओं में चित्र मिलते थे। परंतु वर्तमान समय में छह गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। परंतु वर्तमान समय में 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं और वो कौन कौन सी है? तो गुफा संख्या 1, 2, 16, 17 एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार गुफा संख्या 1, 2, 16, 17 और अन्य पुस्तकों में, ये तो एनसीईआरटी के अनुसार हो गया। अन्य पुस्तकों में 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 अन्य पुस्तकों में 6 गुफाओं में चित्र आज भी प्राप्त होते हैं, परंतु एनसीईआरटी के अनुसार सिर्फ 4 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें 1, 2, 16, 17। अगर हमारे ऑप्शन में 4, 6 दोनों दिया रहता है तब हम फर्स्ट प्रायोरिटी 4 को ही देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार गुफाओं में 4 गुफाओं में चित्र प्राप्त किए होते हैं, इसलिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी 4 को ही देंगे। और सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ आज भी सुरक्षित है? तो गुफा संख्या 17 में। सबसे ज़्यादा चित्र गुफा संख्या 17 में आज भी सुरक्षित हैं। अब यहाँ पर जाली कब लगवाई जाती है? यहाँ पर चित्रों की सुरक्षा के लिए जाली लगवाई गई, क्यूरेटर की नियुक्ति हुई। तो चित्रों की सुरक्षा के लिए जाली यहाँ पर कब लगी? जाली लगी जाली यहाँ पर लगी 1903 से 4 के मध्य यहाँ पर जाली लगवाई गई और क्यूरेटर की नियुक्ति हुई। क्यूरेटर यहाँ पर प्रथम क्यूरेटर कौन बनाया गया? तो सर सैयद अहमद खां।
सर सैयद अहमद खान को यहाँ पर प्रथम क्यूरेटर या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और क्यूरेटर की नियुक्ति हुई कब? तो 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में यहाँ पर क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। और प्रथम क्यूरेटर कौन बनाया जाता है? तो सर सैयद अहमद खान। और ये कहाँ के थे? ये भारत के थे। और भारत में कहाँ के थे? तो हैदराबाद के थे। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। जाली कब लगी? चित्रों की सुरक्षा के लिए जाली लगवाई जाती है। क्यूरेटर की नियुक्ति होती है 1920 से 22 के मध्य। यहाँ के चित्रों की साफ सफाई की जाती है। अब यहाँ के चित्रों को वाचस्पति गरोला ने 3 भागों में विभाजित कर दिया था। और वो 3 भाग कौन कौन से थे? तो पहला हो गया हमारा अलंकारिक, रूपभेदिक और वर्णनात्मक। वाचस्पति गरोला ने यहाँ के चित्रों को 3 भागों में बांट दिए। और वो 3 भाग कौन कौन से थे? पहला हो गया अलंकारिक, दूसरा हो गया रूपभेदिक, और तीसरा हमारा हो गया वर्णनात्मक। तीसरा हो गया वर्णनात्मक। अब अलंकारिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, रूपभेदिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, और वर्णनात्मक के अंतर्गत क्या? तो अलंकारिक के अंतर्गत अजंता की गुफाओं में आलेखन बहुत सुंदर बनाए गए हैं। और अलंकारिक जो है ये प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, यहाँ पर पेड़ पौधे पशु पक्षी और मानव राक्षस तथा अप्सराओं का बहुत अच्छा सुंदर अंकन किया गया है। जबकि रूपभेदिक के अंतर्गत क्या आता है? तो रूपभेदिक के अंतर्गत महाभिनिष्क्रमण हो गया, बोधिसत्व पदमपाड़ी हो गया, इन सभी का बहुत भावपूर्ण अंकन किया गया है। जबकि वर्णनात्मक के अंतर्गत जातक कथाएं हैं और यहाँ पर 547 जातक कथाओं का अंकन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा चित्र जो है ये बने हैं वर्णनात्मक के अंतर्गत। अगर हमारे ऑप्शन में तीनों दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे? अगर हमारे ऑप्शन में तीनों दे दिया जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम वर्णनात्मक को ही देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ के चित्रों को संरक्षण किन किन शासकों ने प्रदान किया था। संरक्षण किसने किसने प्रदान किया था? कितने राजाओं के शासनकाल में यहाँ पर चित्रकारी हुई, यहाँ का विकास हुआ? तो यहाँ पर किसी एक राजा का संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ था, बल्कि 5 राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। और वो 5 राजा कौन कौन से थे? तो मौर्य काल, आंध्र सातवाहन काल, वाकाटक काल, गुप्त काल और चालुक्य। संरक्षण मौर्य काल, आंध्र सातवाहन काल, वाकाटक, गुप्त और चालुक्य। इतने राजाओं के शासनकाल में यहाँ पर चित्रकारी हुई थी। लेकिन इसका जो पतन है वो चालुक्य काल से ही दिखाई देने लगता है और पल्लव राजाओं ने यहाँ की गुफाओं में पूर्ण रूप से चित्रकारी कराना बंद करा दी थी। तो चालुक्य के समय में अधोपतन होता है। अधोपतन के लिए
अधोपतन की बात आए तो चालुक्य, और पूर्ण रूप से चित्रकारी बंद कराने की बात आए तो पल्लव। अब यहाँ पर शास्त्रीय कला की, भारत में शास्त्रीय कला की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अजंता गुफा से होती है। भारत में शास्त्रीय कला की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अजंता से होती है। अजंता से होती है। और भारत में टेम्परा की भी शुरुआत कहाँ से होती है? तो टेम्परा की भी शुरुआत अजंता से होती है। अब अजंता में जो टेम्परा थी वो विदेशी टेम्परा थी। अब यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या कितनी थी? 29, वर्तमान समय में 30। अगर ऑप्शन में हमारे 29, 30 दोनों दे दिया जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम 30 को देंगे। अगर 30 नहीं है तब हम 29 पर टिक करेंगे। गुफाओं के प्रकार, यहाँ पर 2 प्रकार की गुफाएं थी। एक चैत्य है जिसका अर्थ होता है पूजा स्थल, और दूसरी विहार जो निवास हेतु बनाई गई थी। तो चैत्य से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? 5, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार चैत्य से संबंधित 4 गुफाएं हैं। तो अगर ऑप्शन में 4, 5 दोनों दिया रहता है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी 4 को ही देंगे। अब 1879 ईस्वी में यहाँ पर 16 गुफाओं में चित्र मिलते थे। फिर 1910 ईस्वी में 10 गुफाओं में चित्र मिलते थे, परंतु वर्तमान समय में 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर सिर्फ 4 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त होते हैं। वाचस्पति गैरोला ने यहाँ के चित्रों को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से हैं? अलंकारिक, रूप वैदिक, वर्णनात्मक। और भारत में शास्त्रीय कला की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अजंता से होती है। और यहाँ पर जो चित्रों की सीमा रेखा बनाई गई थी वो किस रंग से बनाई गई थी? सीमा रेखा भूरे रंग से बनाई गई थी। भूरे रंग की बनाई गई थी। यहाँ पर चित्रण विधि क्या थी? चित्रण विधि टेम्परा, फ्रेस्को सेक्को, तथा मिश्रित विधि। तो तकनीकी फ्रेस्को सिक्को थी और रंग टेम्परा विधि में रंग लगाए गए थे। अगर ऑप्शन में हमारे टेम्परा भी दे दिया जाए, फ्रेस्को सेक्को भी दे दिया जाए और मिश्रित विधि भी दी जाए, तब हम क्या करेंगे? तब हम फर्स्ट प्रायोरिटी मिश्रित विधि को देंगे और सेकंड प्रायोरिटी टेम्परा को देंगे, थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे फ्रेस्को सिक्को को। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। अब हम जानेंगे कि अजंता गुफाओं में जो चित्र बनाए गए थे उनका चित्रण विषय क्या था। तो उनका चित्रण विषय भगवान बुद्ध तथा भगवान बुद्ध के पुनर्जीवन से संबंधित जातक कथाएं थी। चित्रित विषय क्या था? भगवान बुद्ध तथा उनके पुनर्जीवन से संबंधित जातक कथाएं।
जातक कथाएं थी। भगवान बुद्ध को कभी मानव के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। अब यहाँ पे रेखा कैसी थी, तो अजंता गुफा जो है ये रेखा प्रधान थी। तो यहाँ पे 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो नीले रंग का प्रयोग किया गया है, वो नीला रंग भारत में नहीं होता था, बल्कि वो नीला रंग ईरान और अफगानिस्तान से आता था। यह भारत में नहीं बनता था, बल्कि यह रंग यह नीला रंग ईरान और अफगानिस्तान से आता था। से आयातित होता था। और इसी नीले रंग को लेपिस लाजुली के नाम से भी जानते हैं, लेपिस लाजुली। अगर ऑप्शन में हमारे ईरान और अफगानिस्तान दोनों रहे और ए बी दोनों दिया रहे, तब तो हम दोनों पे टिक कर देंगे। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक पे करना हो, तब हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे ईरान को। अगर हमारे ऑप्शन में ईरान नहीं है, तब हम अफगानिस्तान पे टिक करेंगे। अब यहाँ का जो समीप स्थान, यहाँ के समीप स्टेशन कौन था? तो जलगांव स्टेशन था। और जलगांव से अजंता की दूरी कितनी थी? क्योंकि दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी से भी प्रश्न बनता है। जलगांव से अजंता की दूरी 55-56 किलोमीटर थी। लेकिन अगर ऑप्शन में हमारे 55-56 दोनों दिया रहे, तब हम फर्स्ट प्रायोरिटी 56 पे ही टिक करेंगे। अगर 56 नहीं है, तब हम 55 पर जाएंगे। और अजंता से औरंगाबाद की दूरी कितनी है? औरंगाबाद की दूरी 103 किलोमीटर। और फरदासपुर से अजंता की दूरी 4 किलोमीटर है। अब यहाँ के चित्रों को, यहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे, उसका धरातल तैयार करने के लिए उसमें किन किन सामग्री का प्रयोग किया गया था? धरातल में प्रयुक्त, धरातल बनाने के लिए प्रयोग होने वाली सामग्री
सामग्री कौन कौन सी थी? किन किन चीज़ों से यहाँ का धरातल तैयार किया गया था? तो खड़िया था, खड़िया, चूना, गाय का गोबर, अलसी का पानी, धान की भूसी, धान की भूसी, खड़िया, चूना, गोबर, अलसी का पानी और धान की भूसी तथा बजरी, बाजरी जो होती है, इतने चीज़ों से यहाँ का धरातल तैयार किया गया था। अब अजंता गुफाओं का, अजंता शैली का नामकरण जानेंगे। अजंता शैली का नामकरण। पर्सी ब्राउन ने इसे नाम दिया बौद्ध शैली। जबकि राय कृष्णदास ने इसे गुप्त शैली कहा। गुप्त शैली नाम दिया। अब अजंता नाम का प्रथम उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महामयूरी ग्रंथ में। महामयूरी ग्रंथ में। महामयूरी ग्रंथ में 1920 से 22 के मध्य इन गुफाओं की साफ सफाई होती है, जिसके लिए इटली से 2 कलाकारों को बुलाया जाता है। 1920 से 1922 के मध्य इन गुफाओं की साफ सफाई होती है। जिसके लिए इटली से 2 कलाकारों को बुलाया जाता है। इटली से 2 कलाकार आते हैं। एक का नाम है प्रोफेसर लारेंजो, ये 2 कलाकार कौन थे? एक प्रोफेसर लारेंजो थे, दूसरे कौन थे? कांट ओरिसिनी। इन दोनों कलाकारों को
बुलाया जाता है भारत, और वो भारत आते हैं और अजंता गुफाओं की साफ सफाई करवाते हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ की साफ सफाई होती है। अब यहाँ का चित्रण विषय क्या था, तो भगवान बुद्ध तथा उनके पुनर्जीवन से संबंधित जातक कथाएं थी। भगवान बुद्ध को कभी पशु के रूप में, कभी मानव के रूप में, कभी पक्षी के रूप में दर्शाया गया है। रेखा कैसी थी, तो ये अजंता गुफा रेखा प्रधान थी, इसलिए यहाँ पे 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। और रंग, जो नीले रंग का प्रयोग यहाँ किया गया था, वो भारत में नहीं बनता था, बल्कि वह नीला रंग ईरान और अफगानिस्तान से आयातित होता था। और यहाँ पे जो समीप स्टेशन था, समीप स्टेशन तो जलगांव स्टेशन है, और जलगांव से इसकी दूरी 55-56 है, जबकि औरंगाबाद से अजंता की दूरी 103 किलोमीटर है, और फरदासपुर से अजंता की दूरी 4 किलोमीटर है। दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी से भी प्रश्न पूछा जाता है। और अजंता गुफाओं के लिए जो अजंता गुफाओं में जो चित्र बनाए गए थे, उनके धरातल तैयार करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ी थी, तो उसमें चूना, खड़िया, गाय का गोबर, अलसी का पानी, धान की भूसी, बजरी, इन सब चीज़ों को मिला करके यहाँ का जो धरातल तैयार किया गया था। अब अजंता शैली का नामकरण, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे पर्सी ब्राउन ने बौद्ध शैली नाम का दिया, इम्पॉर्टेंट है ये। और राय कृष्ण दास ने इसे गुप्त शैली कहा था। अजंता नाम का प्रथम उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो महामयूरी ग्रंथ में मिलता है। और 1920 से 22 के मध्य अजंता गुफाओं की साफ सफाई के लिए इटली से 2 कलाकारों को बुलाया गया था। उसमें एक हैं प्रोफेसर लारेंजो, दूसरे हैं कांटोरिसिनी। ये 2 कलाकार आते हैं और इन्हीं के माध्यम से यहाँ की साफ सफाई होती है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब 1920 से 22 के मध्य यहाँ की साफ सफाई करवा दी जाती है, तो फिर उसके बाद भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में अजंता के संरक्षण का दायित्व अपने हाथों में ले लिया। तो संरक्षण का दायित्व कब अपने हाथों में ले लिया, 1953 ईस्वी में। अजंता के संरक्षण का दायित्व भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। फिर 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में यूनेस्को ने पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव के नाम से अजंता केव के नाम से एक रंगीन प्रतिलिपियां बनवाई, एक रंगीन चित्रों का प्रकाशन करवाया, एक रंगीन चित्रों का प्रकाशन करवाया। और यूनेस्को ने इसको कब विश्व धरोहर में शामिल किया, तो 1983 ईस्वी में।
विश्व धरोहर में शामिल हुआ। उन्नीस सौ तिरासी ईस्वी में 1953 ईस्वी में इसका संरक्षण का दायित्व भारत सरकार अपने हाथों में ले लेती है। फिर 1954 ईस्वी में पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव के नाम से रंगीन प्रतिलिपियां तैयार करवाई गई, चित्रों का प्रकाशन करवाया गया। फिर विश्व धरोहर में शामिल किया गया 1983 ईस्वी में। अब अजंता की जो चित्रों की जो प्रतिलिपियां बनाई गई उसको हम जानेंगे कि अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई गई और अजंता पर जो लेख लिखा गया, किन किन कलाकारों ने अजंता के चित्रों पर लेख लिखा। तो प्रथम लेख कौन लिखा था? प्रथम लेख जब 1819 ईस्वी में अजंता गुफा की खोज हो जाती है, जॉन स्मिथ अजंता गुफा की खोज कर लेते हैं, तब इसकी सूचना इन्होंने अपने अंग्रेज कमांडेंट अधिकारी को दी और सूचना पा करके वहाँ से एक अंग्रेज कंपनी अधिकारी जिसका नाम था विलियम एरिक्सन, वो भारत आता है और अजंता गुफाओं का भ्रमण करता है। फिर वहीं पर एक लेख लिखता है जिसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में वह लेख पढ़ा जाता है। तो प्रथम लेख कौन लिखता है? विलियम एरिक्सन। और ये लेख कहाँ पढ़ा जाता है? तो बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में। सोसाइटी में यह लेख पढ़ा जाता है। या प्रकाशित करवाया जाता है। फिर 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर आते हैं और वो अजंता गुफाओं का भ्रमण करते हैं और उन्होंने भी एक लेख लिखा। जो दूसरा लेख किसने लिखा था? तो जेम्स ई अलेक्जेंडर 1924 में। दूसरा लेख जेम्स ई अलेक्जेंडर के द्वारा लिखा जाता है। अलेक्जेंडर के द्वारा 1924 ईस्वी में लिखा जाता है। ईस्वी में और यह लेख लंदन की एशियाटिक सोसाइटी में पढ़ा जाता है। कहाँ प्रकाशित होता है? तो लंदन की एशियाटिक सोसाइटी में। इन्होंने अजंता का पूरा विवरण इसमें लिखा और लिख करके लंदन की एशियाटिक सोसाइटी में इसे भेजा, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का ध्यान इधर नहीं आया सोसाइटी में। लंदन की एशियाटिक सोसाइटी में इसे भेजा जाता है। फिर उसके बाद तीसरा लेख जो है 1839 से 1843 के मध्य लिखा जाता है। अठारह सौ 39 से 43 के मध्य
और इस लेख को लिखते कौन है? तो जेम्स फर्ग्यूसन। जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा लिखा जाता है। जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा लिखा जाता है और यही लेख सबसे शोधपूर्ण लेख था। इसे रॉक कट टेम्पल्स ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से लिखा जाता है। यह शोधपूर्ण लेख था, सबसे शोधपूर्ण लेख। और यह लेख रॉक कट टेम्पल्स ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से लिखा जाता है। और यही सबसे उपयुक्त लेख माना जाता है। और यह लेख प्रकाशित कहाँ होता है? तो यह लेख सबसे शोधपूर्ण लेख और यही लेख सबसे शोधपूर्ण लेख माना जाता था। इसी लेख से प्रभावित होकर के अंग्रेजों ने यहाँ की प्रतिलिपियां बनाने के लिए रॉबर्ट गिल को भारत भेजते हैं। तो 1953 ईस्वी में अजंता के संरक्षण का दायित्व भारत सरकार अपने हाथों में ले लेती है। फिर 1954 ईस्वी में यहाँ पर रंगीन चित्रों को बनाया जाता है, जिसे अजंता केव के नाम से प्रकाशित करवाया जाता है और इसे विश्व धरोहर में 1983 ईस्वी में शामिल किया जाता है। यहाँ पर प्रथम लेख विलियम एरिक्सन के द्वारा लिखा जाता है। दूसरा लेख जेम्स ई अलेक्जेंडर के द्वारा लिखा जाता है, जिसे लंदन की एशियाटिक सोसाइटी में पढ़ा जाता है। तीसरा लेख 1839 से 43 ईस्वी में लिखा जाता है, जो कि रॉक कट टेम्पल्स ऑफ इंडिया शीर्षक में लिखा जाता है और इसे रॉयल एशियाटिक ऑफ लंदन को भेजा जाता है। और इसे रॉयल एशियाटिक ऑफ लंदन को भेजा जाता है। और इसी लेख से प्रभावित होकर के अंग्रेजों ने यहाँ की प्रतिलिपियां बनाने के लिए रॉबर्ट गिल को भारत भेजते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि अजंता गुफाओं की जो प्रतिलिपियां बनाई गई वो किन किन कलाकारों के द्वारा बनाई गई थी। तो जो पहली प्रतिलिपि बनाई गई वो रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई थी। प्रतिलिपियां तो प्रथम प्रतिलिपि रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई जाती है। रॉबर्ट गिल को 1844 ईस्वी में भारत आने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो भारत आते कब हैं? 1847 ईस्वी में।
रॉबर्ट गिल को 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में भारत आने के लिए कहा जाता है। कहा जाता है, लेकिन वो आते कब हैं? 1847 ईस्वी में। तो 1847 ईस्वी में भारत आते हैं और 1847 से लेकर 1857 के मध्य लगभग 30 प्रतिलिपियां बनाते हैं। बनाते हैं और इसे प्रकाशित कहाँ करवाया जाता है? तो क्रिस्टल पैलेस लंदन में। लंदन में इसे प्रकाशित करवाया जाता है। और 1866 ईस्वी में यहाँ पर आग लग जाती है, जिसमें 25 प्रतिलिपियां जलकर नष्ट हो जाती हैं और 5 प्रतिलिपियां बचती हैं। 1866 ईस्वी में यहाँ पर आग लग जाती है पच्चीस प्रतिलिपियां जलकर नष्ट हो जाती हैं, 25 जल जाती हैं और 5 बचती हैं। तो 25 प्रतिलिपियां जल जाती हैं और 5 प्रतिलिपि बनती हैं। फिर इस छत की भरपाई के लिए फिर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ग्रिफिथ्स महोदय को यहाँ की प्रतिलिपियां बनाने के लिए कहा जाता है। फिर ग्रिफिथ्स महोदय ने 1872 से लेकर 1876 के मध्य लगभग 4 वर्ष में 76 के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ग्रिफिथ्स महोदय को यहाँ की प्रतिलिपियां बनाने के लिए कहा जाता है। ग्रिफिथ्स महोदय 300 प्रतिलिपियां बनाते हैं और इन प्रतिलिपियों को रखा कहा जाता है तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट
अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखा जाता है। संयोग से वहां भी आग लग जाती है और लगभग 87 प्रतिलिपियां जलकर नष्ट हो जाती हैं और बचती कितनी है? 213 प्रतिलिपि। वहां भी आग लग जाती है। सत्तासी प्रतिलिपियां जल जाती हैं। नष्ट हो जाती हैं और 213 प्रतिलिपियां बचती हैं। अब 1909 ईस्वी में प्रथम प्रतिलिपि रॉबर्ट गिल, फिर दूसरी प्रतिलिपि ग्रिफिथ्स महोदय और तीसरी प्रतिलिपि 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में एक अंग्रेज महिला जिसका नाम था लेडी हेरिंगम, लेडी हेरिंगम भारत आती हैं। और वे यहाँ के कलाकारों को बुलाती हैं जिसमें विशेष रूप से बंगाल के कलाकार, विशेष रूप से बंगाल के कलाकारों को बुलाती हैं। कलाकारों को बुलाती हैं और प्रतिलिपियां बनवाती हैं। जिसे कैंगिस्टन पैलेस लंदन में रखा जाता है। और वे कलाकार कौन कौन थे? तो इसमें नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, यशयन गुप्त यानी समरेंद्र नाथ गुप्त, के वेंकटप्पा, ल्यूक व कुमारी लार्चर, कुमारी लार्चर तथा मोहम्मद फजलुद्दीन
फजलुद्दीन इतने कलाकारों के साथ मिल करके ये यहाँ की प्रतिलिपियाँ बनवाती हैं और जिसे कहाँ रखा जाता है, कैंगिस्टन पैलेस लंदन में रखा जाता था। अब ये यहाँ की प्रतिलिपियाँ हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ की जो प्रतिलिपियाँ बनी, प्रथम प्रतिलिपि रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई, दूसरी प्रतिलिपि ग्रिफिथ्स महोदय के द्वारा और तृतीय प्रतिलिपि जो लेडी हेरिंगम ने बंगाल के कलाकारों को बुला करके बनाए। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसके साथ साथ बढ़िया बढ़िया आप लोग कमेंट करो। और विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।